नमस्ते, प्रणाम साथियों। फिर मैं लाइव हो रहा हूँ आप लोग के बीच में। अभी जो कुंडा में कांड हुआ है बड़ा आहत और बहुत निंदनीय हुआ है। जिस तरीके से गुलशन यादव जी के काफिले पे अटैक हुआ और इस तरीके से गोली बंदूक चलाने वाले लोगों से मैं तो चुनाव आयोग से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को जेल में डाला जाए और साथ में इसको पुनः वहाँ की लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत वहाँ की जनता को वोट देने का मौका मिले। जब हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र एक त्यौहार, एक पर्व की तरह है और ये अपना वोट देने वाली जनता एक तरीके से अपने परिवार के तरह समझ लीजिए, उनका वोट भी है, एक बेटे की तरह है कि जो वो अपनी सच्चाई और झूठ को फैसला दे सकते हैं, अत्याचार पे फैसला दे सकते हैं, बलात्कारों पे फैसला दे सकते हैं, क्योंकि ये जनता जनार्दन ये जज है। और इस जज को फैसला देने के लिए यदि अगर ऐसे गुंडे बदमाश लोग रहेंगे तो जनता अपना फैसला कैसे सुनाएगी। इसलिए मैं चुनाव आयोग से यह निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः जो है कुंडा की विधानसभा में पुनः जो है चुनाव कराया जाए, जिससे जनता को मौका मिले अपना फैसला सुनाने का। 30 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वहाँ पे गुलशन यादव जीतने जा रहे हैं विधायक के रूप में और गुलशन यादव एक इतिहास रचने जा रहे हैं, जिसके वजह से ये डर और भय रघुराज प्रताप सिंह को लगा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि छोटी मोटी कोई पार्टी बना लें और बड़ी पार्टियों को चैलेंज करें, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत छोटी सोच है। और उसी तरीके से हमारे जिले में भी जिनका न कोई दल है, न कोई पार्टी है, न कोई ऐसा जनाधार है, जो आज चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो पूरे पूरे उत्तर प्रदेश को हराने में लग गए हैं। अरे जहां पे हो पहले वहां से उठ भरो, इसके बाद उत्तर प्रदेश की भी फिक्र कर लेना। पहली बात तो जहां से हैं वहां से तो फिक्र करिए कि आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। जिनका कोई दल नहीं है, जो कोई किसी दलदल में फंसा हुआ है, किसी दल में आकर अपनी पैर जमाए हुए हैं, वो उसका कोई जनाधार नहीं है यहाँ पे, न उसका कोई कार्यकर्ता है, न कुछ है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये पैसे के बल से ही चुनाव नहीं होता है। जनता ये आंकड़ा लगाता है कि हमारा कहाँ पे अच्छाई है, कहाँ पे बुराइयां हैं और कहाँ से हमारा सब कुछ हो सकता है, हमारी सुविधाएं मिल सकती हैं हमको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। बड़बोलापन जो है सेहत के लिए अच्छी नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पार्टियां ये देश के लिए बनती हैं, प्रदेश के लिए बनती हैं, गरीब, मजलूम और शोषित व्यक्तियों के लिए बनती हैं, वंचित व्यक्तियों के लिए बनती हैं। जो पार्टी रहती हैं वो बड़ी पार्टियों में ये हैसियत होती है कि मैं गरीब का सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो आप में वो मादा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़बोलापन ठीक नहीं होता। अभी मैंने देखा है कि लगातार बता रहे हैं कि कोरोना काल में टहल रहे हैं। अरे जो कोरोना काल क्या, जो जेल के अंदर बंद हो वो कोरोना काल में टहलेगा। झूठे अफवाहों को बंद करें। और किस तरीके से हुए, मुझे तो अभी भी ये भी पता चल रहा है कि मैं लोगों के द्वारा कि जिनके किराने की दुकान से पिछले चुनावों में जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें से भी कुछ सामान लिए गए, आज भी वो बेचारे वंचित हैं, उनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। तो कैसे कहा जाए किस प्रकार का सेवा है? ऐसा सेवा तो मुझे नहीं समझ में आता है कि अच्छी सेवा है। और मैं कोई टंस नहीं कस रहा हूं, परंतु जब कोई आदमी इस तरीके से बोलता है तो मुझे इस तरीके का ये लगता है कि भाई, हम कह रहे हैं कि आप सच्चा बनने की कोशिश कर रहे हो, मगर आप अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हो कि मैं कितना गलत हूं। तो कम से कम इतने पे विशेष ध्यान दें। और मैं कह रहा हूं कि जो अभी बीच में हमको जो यहाँ के विधान परिषद हैं, वो जब मामला आया तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ से समाजवादी पार्टी 9 के 9 सीट हार रही हैं। अच्छा ये बताओ कि आप किसको जिता रहे हो?
कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो, कौन सी पार्टी आपकी है, आपका तो कुछ पता ही नहीं जाता है। आप दूसरे के पार्टी पे जो बंध के आते हो, दूसरे के पार्टी के भरोसे लड़ना चाहते हो, जिनका कोई यहाँ जनाधार नहीं है, जिनको कोई यहाँ पूछ नहीं रही है, जिनका कोई नाम निशान नहीं जानता, अब आप वो तीर कमान चला रहे हो। कैसा तीर कमान चला रहे हो? अंधेरे में तीर ना मारो। अंधेरे में तीर मारने से आदमी को जो ऐसा लगता है कि कहीं गलत जगह लग जाता है। सही निशाना दिन में मारा जाता है, अंधेरे में नहीं मारा जाता। इसलिए मेरा भी आप लोगों से एक तरीके से दरख्वास्त है कि अंधेरे के तीर में मारने वालों से बचे रहिए। वो कहाँ तीर मार देंगे कुछ पता नहीं, हो सकता है अपने लोगों को भी तीर लग जाए। वो तीर जब चल रही है तो अपने लोग भी इनसे बचे रहें, क्योंकि देखिए ये झूठ फरेब और फिर इसके बाद इस तरीके के भाषा इस्तेमाल करेंगे। मगर आप लोग सम्मानित जनता हैं, हमारे पूर्वांचल के लोग, वो पूर्वांचल के लोग, सभी लोग, मैं समझता हूं कि आप लोग ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और इसके फैसले आप लेते हैं। और मैं सम्मानित जनता से, और जो जनता जो पर्व के उठाते हैं, जिनको ये जरूर एनालिसिस करते हैं कि बलात्कारी सरकार कौन है, भ्रष्टाचारी सरकार कौन है, यहां तक कि आतंकवाद फैलाने वाली सरकार कौन है, यहां तक कि जो बस सरकार से बनाई हुई संपत्तियों को तोड़ने वाले कौन है, बुलडोजर कौन चला रहा है। हम कह रहे हैं कि जो मकाने आप तोड़ दे रहे हो, मकाने गिरा दे रहे हो, तो कम से कम बुलडोजर उस पर न चलाकर, अगर अवैध है तो उस पर गरीबों को रहने के लिए वो मकान दे दिया जाए। इसमें नुकसान क्या है? अगर आप सरकार बनाते हो तो सरकार बनाकर गरीबों के लिए पॉलिसी लाते हैं आप, तो पॉलिसी लाने के लिए मकान की बात करते हो आप। तो अच्छा खासा मकान जब बना हुआ है, करोड़ों का, अरबों का मकान, तो उसको जो आप तोड़ क्यों रहे हो भाई? आप उसी को जो है एक्वायर करके और उसको अलॉटमेंट कर दो आप गरीबों को रहने के लिए। कम से कम गरीब भी तो उसका सुख चांद उठाए। कि जो बड़े बड़े अमीर लोग, फर्श पे चलने वाले लोग, जेब में हाथ डाल के भाषण बोलने वाले लोग, उन लोगों को तो ये समझ में आ जाना चाहिए ना यार कि कम से कम उनका अगर टूट रहा है। अच्छा, कुछ जौनपुर में भी इस तरीके के मकान बने हुए हैं, जिसको मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारी सरकार तो बनी रही है, मगर सरकार जब बने तो मकान तोड़ा ना जाए, और वो मकान जो भी हो उस मकान में गरीब को रहने के लिए व्यवस्था दे दी जाए, या तो उस मकान का नीलामी करा के उसका जो बजट आए वो गरीबों में दे दिया जाए। मेरा तो कहने का मतलब यही रहेगा, यही तात्पर्य है। तो कुछ हमारे जौनपुर में भी ऐसे मकान हैं जिनको हम लोग भी देखा है, करोड़ों करोड़ों का मकान है, तो वो तोड़ा न जाए। और तो ये है कि कम कम भाषा पे संयम रखें और वो वहां तक टारगेट न करें, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं है, और न तो कुछ का कोई दल है, न उनकी कोई पार्टी है, न उनमें कोई शक्ति है। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप अगर बोलते हो तो वो शोभा नहीं देता। आप पहले जहां पे लड़ रहे हो भैया, पहले वहां लड़के स्टैंड कर लो। ये तो हम तो कह ना कि एक डायलॉग है अजय देवगन जी की कि गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों ने लूटा। गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों में ने लूटा। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो ऐसा तो आप जो सोच रहे हो वो गलत है, और आपके सोच जो है वो सही नहीं हो सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पहुंच को पहले बनाएं, और जहां पे आप कह रहे हो, टारगेट कर रहे हो, वो टारगेट पे आप लगे हुए हो, मैं समझ रहा हूं। परंतु आप अपनी पहले पार्टी स्टैंड करो। पार्टी कौन सी है? कोई पार्टी आपको लेती नहीं है, पार्टी कोई टिकट देती नहीं है। कहीं बैक सपोर्टिंग भी होता है। बैक सपोर्टिंग में मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा पार्टी की बहुत बैकिंग सपोर्टिंग नहीं है आपको, मगर कहीं न कहीं कोई नेता के द्वारा आपको सपोर्टिंग मिल रही है, ये भी मैं सब जानता हूं। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये सारी बातें हैं। तो ऐसा है, पहले आप उठिए, उठने के बाद पार्टी और दल बनाइए। पार्टी दल बना के पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, 403 सीट पे पहले आप अपना पूरा संगठन तैयार करिए। संगठन तैयार करके वो मजबूती आइए, फिर इसके बाद वहां पे आप लड़िए। आपकी अभी वहां तक पहुंच नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि 9 के 9 विधानसभा आप यहां हरा रहे हो, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सरकार भी पता नहीं किसका बना रहे हो। किसका सरकार बना रहे हो भैया? कहां की सरकार बना रहे हो? कौन से दल पार्टी का सरकार बना रहे हो? ये दल और पार्टी का तो मतलब तो समझ में आना चाहिए ना।
हाँ, अब रही बात, मैं कह रहा हूं कि जो अभी की सरकार है, जो चल रही है, ये सरकार अभी तक तो हमारे जितने नौजवान साथी थे, बेरोजगार साथी थे, हमारे किसान जो थे, उनको राम के नाम पर भटकाकर उनके जो बस सारे संसाधन को छीन लिया है। अब रही बात, जो ये नए नए जो है संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए विधान की तरह चलना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में हम समझते हैं सामाजिक समरसता जाग रही है। और समाज में मैं जिस तरीके से पूरे जनपद जौनपुर में टहल रहा हूं, वहां पे कोई ऐसा समाज, ऐसी कोई जाति नहीं बच रही है जो समाजवादी पार्टी का सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि गांधी जी की सोच को, लोहिया जी की सोच को, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की सोच को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, जनेश्वर मिश्र जी की सोच को कोई अगर आगे बढ़ा रहा है, वो तो केवल समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। और मैं ये भी कहूंगा अपनी जनता से कि आप सामाजिक समरसता, सामाजिक ताना बाना सब लोग अपने में मेंटेन करके लेके चलिए, क्योंकि इसी में हमारा आपका विकास है और इसी में हमारा आपका प्रवेश भी चल रहा है। अब क्या था, मैं पहले भी 2014 के पहले भी मैं जाना हूं कि मैं भी बड़ा हो गया हूं, समझता सोचता भी हूं, तो मैं जानता हूं पहले 2000 के पहले हम किसी भी समाज के बीच में बैठते थे, उठते थे, एक प्रेम रहता था, एक भाईचारा रहता था। परंतु आज के समय में जो हो गया है, एक दूसरे को देखने को मतलब कि देख के नफरत फैलाते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि मैं आज भी बुजुर्गों से मिलता हूं, तो बुजुर्गों में दूसरे समाज का क्यों ना बुजुर्ग बैठे हो, मगर उनके अंदर प्यार बहुत है। आने वाली पीढ़ियों को मैं बताऊंगा कि कम से कम हमें अपने बुजुर्गों से भी सीखना चाहिए। नए युवक हैं आप, देश के प्रगति के लिए चल रहे हैं, देश के विकास के लिए चल रहे हैं, देश को स्केल के लिए चल रहे हैं। कम से कम अगर देश के स्केल के में अपना भागीदारी सहयोगी देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी कुछ कह के जाएंगे कि नहीं, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा खासा जो यहाँ पे सामाजिक समरसता तैयार करके एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसा संविधान दे के गए हैं, जो संविधान लगातार चलते आ रही है देश की आजादी से, जो देश की आजादी से जो लोकतंत्र चलते आ रहा है, उसका जो है पर्व बहुत बेहतर है और सामाजिक समरसता आपस में बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि आप अपने 9 विधानसभा, क्योंकि अब 5वें का हो गया है और 6वें चरण आपका फिर चुनाव आने वाला है, आप 5वें चरण में ही अपनी सरकार बना चुके हैं। आगे भी उनकी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी कि हम जो है 300 के पार वाले में हैं, तो 300 के पार में कम से कम जो है 7वें चरण तक ऐसा बटन दबाइए साथियों, साइकिल के चुनाव के निशान के सामने वाला बटन दबाइए और दबाकर अपने जितने प्रत्याशी हैं जो सामाजिक समरसता को मेंटेन करना चाहते हैं, जो सामाजिक समरसता में सभी लोगों को एक जगह रखना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहते हैं कि हमारे लिए आपने क्या किया अब तक। तो इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है और सभी लोगों से विनती है, सोच समझकर अपना जो है फैसला लीजिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र के जो भी विधायक हों, उनको जो प्रत्याशी समाजवादी से हैं, उनको आप लोग जो जिताकर उनको सदन भेजने का काम करिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करिए। धन्यवाद साथियों, मेरा बस आप लोगों से यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।